आज बात बांग्लादेश की, जहां 17 साल बाद एक ऐसी वापसी हुई है जिसने पूरे साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। नाम तारिक रहमान। यह एक ऐसा नाम है जो करीब 2 दशक तक सत्ता से दूर रहा और आज धमाकेदार अंदाज में लौटा है। सिर्फ लौटा ही नहीं, चुनाव में 2-2 सीटें अपने बलबूते पर जीत कर आया, बांग्लादेश में सरकार बनाई। इस बार का चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक मुकाबला नहीं था, यह भविष्य की दिशा तय करने वाला फैसला था। बांग्लादेश में देर रात तक चली गिनती के बाद साफ हो गया कि बीएनपी ने 210 से ज्यादा सीटें जीत ली हैं और अब सरकार बनाने जा रहे हैं तारिक, यानी ढाका की सत्ता बदलने जा रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जीता कौन, सवाल यह है कि बांग्लादेश में इस जीत का असर भारत पर क्या पड़ेगा। बीएनपी ने सरकार तो बना ली है, लेकिन भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, 4000 किलोमीटर लंबी सीमा हम शेयर करते हैं, बॉर्डर हम शेयर करते हैं। मतलब भारत की किसी भी पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी सीमा अगर है तो बांग्लादेश के साथ है। ऐसे में वहां की सरकार का हर फैसला सीधे भारत की सुरक्षा, शांति और रणनीति को प्रभावित करता है। चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक रहमान को जीत की बधाई दी और दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने की उम्मीद जताई। लेकिन उसी के साथ बीएनपी की प्रतिक्रिया ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से बधाई दी वो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं, लेकिन तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं आज के बाद की। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद से ही बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर हमलों की खबरें लगातार सामने आ रही थी। मंदिरों पर हमले हुए, घरों में तोड़फोड़ हुई, हिंदुओं की हत्या हुई, डर का माहौल रहा। लेकिन अब जब नई सरकार बनने जा रही है, तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो साथ साथ में कई और बड़े अहम सवाल खड़े होने लगे हैं और उन सवालों की तरफ हम बढ़ेंगे क्योंकि वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं मौजूदा समय में। और क्या आंकड़े हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। सवाल यह है कि बीएनपी की जीत का असर भारत पर क्या पड़ेगा। दूसरा सवाल, भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ पुरानी साझेदारी जारी रखेंगी नई सरकार। यह अपने आप में बड़ी चीज है। नई सरकार भारत के साथ या पाकिस्तान और चीन का रहेगा प्रभाव, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि यूनिस जब अंतरिम सरकार चला रहे थे तो बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान और चीन का दखल हो गया था बांग्लादेश में। परिवर्तन जो हुआ है, नई सरकार जो बनी है, परिवर्तन से दक्षिण एशिया की रणनीतिक तस्वीर भी बदलेगी क्या? हिंदुओं की सुरक्षा ज्यादा खतरे में होगी या हालात सुधरेंगे? हालांकि जमात सरकार नहीं बना पाई, जमात तो मतलब सीधा पाकिस्तान अब समझ सकते थे, लेकिन जमात आउट हो चुकी रेस से और बीएनपी सरकार बना रही है। वैसे में यह देखने वाली बात हो जाती है कि बीएनपी की नीतियां एंटी हिंदू होती हैं कि प्रो हिंदू, और क्या तमाम चीजें रहेंगी इस बाबत, ये भी इन सवालों में आज हम शामिल करेंगे। हमें समझना होगा कि आवामी लीग और बीएनपी की भारत के प्रति विचारधारा और संबंधों में जमीन आसमान का फर्क रहा है। और हाल ही में बीते दौर में यूनिस की अंतरिम सरकार के समय कई कट्टरपंथियों को रिहा किया गया था और इसी दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की बढ़ती सक्रियता को लेकर भी चिंताएं जगी थी। बताया गया कि युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है और ये ट्रेनिंग भविष्य में भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या बीएनपी की सरकार बनने के बाद बांग्लादेश स्थिर होगा या फिर कट्टरपंथ और बाहरी दखल बढ़ती रहेगी? क्योंकि एक समय था जब भारत और बांग्लादेश मिलकर काउंटर टेरर ऑपरेशन करते थे, सीमाएं शांत थीं और रिश्ते मजबूत थे। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ऊर्जा सहयोग, व्यापार, सब कुछ एक स्थिर बांग्लादेश पर टिका हुआ था। लेकिन अब सत्ता बदल रही है। ध्यान से भी रखना होगा कि इस चुनाव में जमाते इस्लामी भी मजबूत हुई है। भारत के चिकन नेक वाले क्षेत्र में इन्होंने कई सीटें जीती हैं, पॉइंट टू बी नोटेड है। हालांकि आज दोनों एक दूसरे के दुश्मन माने जा रहे हैं। पहले साथ में मिलकर सरकार चला चुके हैं, लेकिन अब कट्टर दुश्मन है। लेकिन सवाल फिर वही, क्या नई सरकार भारत के साथ खड़ी होगी या फिर पाकिस्तान और चीन का प्रभाव रहेगा? आज जवाब तो चाहिए। आज हम इन तमाम सवालों को उठाएंगे, इस पर बात करेंगे। पैनल हमारे साथ पूरा कनेक्ट होगा जिनसे आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं नई सरकार पर, भारत पर पड़ने जा रहे प्रभाव, संदेश पर। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं नई सरकार के गठन पर, देख लीजिए, उसके बाद में हम बातचीत करेंगे। हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच
जो संपर्क वो मधुर संपर्क हो, उसमें दोस्ती हो, स्थिरता रहे। और एक चीज जरूर हम कहना चाहते हैं कि इस माहौल में बांग्लादेश की जो अल्पसंख्यक हिंदू, इन पे कोई हिंसा जुलूम ना हो। आज की ये निर्वाचित सरकार को इसको देखना चाहिए और इसको जिम्मेवारी भी होते हैं कि कोई अल्पसंख्यक पे कोई जुलूम, हिंसा, अत्याचार ना हो। देखिए, कहा जहां भी लोकतंत्र पनपे, तानाशाही पराजित हो, तो हमेशा लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करने वाले हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं और उन्होंने हमेशा जहां भी लोकतंत्र रहा है उसको भी पसंद किया है। जहां पर जनता की लोकप्रिय सरकार है, सभी से संबंध है भारत के, और भारत अपने पड़ोसी देशों से हमेशा अच्छा संबंध रखना चाहता है। तो अगर वहाँ पर चुनाव होकर कोई विजयी होकर आता है तो ये स्वागत योग्य है। बांग्लादेश में शांति हो, भारत से मजबूत संबंध हो और बांग्लादेश भी उन्नति करे, भारत की सहायता से करे तो और अच्छा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले बांग्लादेश के साथ मुजीब समझौते को लागू कराना चाहिए। मुजीब समझौते का जो उल्लंघन हो रहा है उसके ऊपर बात होनी चाहिए बैठ करके। वहाँ के अल्पसंख्यकों, खास तौर से हिंदुओं के साथ जो अत्याचार है उसके ऊपर बहुत सख्ती के साथ हमें बात करनी चाहिए। मुजीब समझौते में इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि वहाँ के अल्पसंख्यकों के ऊपर अगर अत्याचार होगा तो इसके अंदर बैठ करके उसके समाधान के लिए भारत पहल करेगा। पर हमारा तो सिर्फ एक कहना है कि जो भी सरकार बने वो हर हाल में वहाँ हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे, यही हम आशा कर सकते हैं। जो बांग्लादेश में नई सरकार आ रही है बीएनपी की, जिसका नेतृत्व खालिदा जिया के बेटे रहमान साहब करेंगे, तो उनको हम बहुत मुबारकबाद देते हैं। और मुझे लगता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन के आई सरकार, हालांकि अवामी लीग को इसमें शामिल नहीं होने दिएगा चुनाव में, लेकिन फिर भी जो सरकार आई है वो एक पॉलिटिकल जो है पार्टी की सरकार है, तो हम उसका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है मिस्टर रहमान जो है भारत के साथ मिलके एक सहयोग के वातावरण में दोनों मिलके इस क्षेत्र में जो है प्रगति के रास्ते पर बढ़ेंगे और बांग्लादेश के साथ जो हमारी दोस्ती पहले की थी वो दोस्ती बरकरार रहेगी, क्योंकि बांग्लादेश बनने और उसकी आजादी के लिए भारत का सबसे बड़ा सहयोग है। तो बता दें आपको कि तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उनको भावी प्रधानमंत्री कहकर संबोधित किया जा रहा है और तमाम चीजें अब स्पष्ट हो चुकी हैं। कल वोटिंग हुई, रात भर काउंटिंग, सुबह तक तस्वीर साफ हो गई। बता दें आपको कि पैनल में हमारे साथ कौन कौन से लोग जुड़ गए हैं, उनके बाद हम इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ अमित तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ गए। अमित जी, स्वागत है आपका। अमर सिंह है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अमर जी आपका भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है सर। संजीव श्रीवास्तव जी का इंतजार है, विदेश मामलों के ये जानकार हैं, इनसे हम टेक्निकलिटीज समझेंगे और क्या क्या चुनौतियां रहेंगी, तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत में अमित जी आपसे करना चाहूँगा। सर, तमाम चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं, बीएनपी सरकार बनाने जा रही है। मौजूदा सरकार हमारी किस प्रकार से देख रही है इस सत्ता परिवर्तन को और क्या उम्मीदें हम लगाएं? क्या इस सत्ता परिवर्तन के बाद स्थिरता दिखाई देगी बांग्लादेश में? क्या एक्सपेक्टेशन? आशीष भाई, सर्वप्रथम तो जो सरकार वहां पे बनने जा रही है, आप ही की रिपोर्ट में जैसा आपने दिखाया 210 से ज्यादा सीटें वहां पर तारिक रहमान की पार्टी को मिली है, तो इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरकार बनाने जा रहे हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो स्थिति वहां पर पिछले 1.5 वर्ष से बनी है उसमें सुधार हो, इसी की हम कल्पना करते हैं। और अल्पसंख्यक जिस तरीके से वहां पर प्रताड़ित हुए, एक सरकार विरोधी एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन धीरे धीरे जाकर हिंदू विरोध में तब्दील हो गया, इस स्थिति में परिवर्तन हो, ये उम्मीद रखते हैं। और ये सरकार के तरफ से भी इस चीज को बहुत ही कड़ाई से उठाया गया है। पूर्व में जो यूनिस की सरकार चलाई जा रही थी, जो केयरटेकर सरकार थी, उसके सामने जी, और अभी भी जो जयशंकर जी गए थे बीच में जब खालिदा जिया की मृत्यु हो गई थी और खराब सेहत के कारण से, तो ये इस सारी चीजों का जिक्र उस समय भी हुआ था। तो हम लगातार डिप्लोमेटिक चैनल से, देखिए शेख हसीना जी यहाँ पर हैं,
यूनुस सरकार जो वहां पर थी वो बार बार ये एक तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे थे कि हमें शेख हसीना को वापस करना चाहिए, प्रत्यर्पण होना चाहिए उनका वगैरह वगैरह। लेकिन जितनी मजबूत, अगर आज का जो चुनाव हुआ अगर आप उसको देखें तो वो चुनाव कहाँ था? वो चुनाव कहाँ था आशीष जी? एक तरफा वो चुनाव था, एक पार्टी लड़ रही थी, क्योंकि अगर जो सरकार के खिलाफ जो विद्रोह खड़ा हुआ था 2024 में, उसमें तो जमात और बीएनपी दोनों मिलकर उसके खिलाफ में थे, सरकार के खिलाफ में थे। तो देखा जाए तो इसमें ये वन पार्टी वोटिंग हुआ है जिसमें उन्होंने सरकार बनाने का मौका मिला है, तो उनको उसकी बधाई हो। ठीक है, और आप बने रहेगा। एक बार हमें जो ओपनिंग रिमार्क्स अभी का हो जाए, फिर हम और इसकी टेक्निकलिटीज में जाएंगे। अमर सिंह कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से देख रही है अमर जी इन सत्ता परिवर्तन को जो हुआ है बांग्लादेश में? तारिक जो है वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, 2/3 बहुमत और तमाम चीज़ें। प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहाँ से उनको शुभकामनाएं दी, उधर से भी शुक्रिया किया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने उनको अपना भाई बताया और तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से देख रही है सत्ता परिवर्तन को सर? अमर जी देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतंत्र का समर्थक रही है और मुझे लगता है कि जो सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है उसका स्वागत कांग्रेस पार्टी करती है। जो सरकार बनने जा रही है और उम्मीद करते हैं कि खालिदा जिया के बाद अगर उनके बेटे अगर प्रधानमंत्री यहाँ बनने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो पिछले गिले शिकवे होंगे उन्हें वो भूलेंगे। और दूसरी बात कि भारत ये चाहता है या फिर हम कांग्रेस पार्टी या विपक्ष ये चाहती है कि जो वहाँ हिंदू हैं, खास करके जो अल्पसंख्यक में हैं, उनकी जो देख रेख हो बेहतर तरीके से की है। जो हमारे साथ उनका संबंध रहा है पिछले कुछ वर्षों में, अच्छा ही संबंध रहा है। और अगर इससे पहले की भी अगर आप देखें कि जब अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ था तो भारत के पक्ष में रहा था और मुझे उम्मीद है कि ये भारत के पक्ष में रहना चाहिए। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी उनको शुभकामनाएं दी है कि आप आइए, और उम्मीद की जा रही है कि एक बेहतर दोनों देशों के बीच में एक बेहतर समावेश बने, ताकि जो समस्याएं हैं उस समस्या को खत्म किया जाए, दूर किया जाए। और जो भी हो, चाहे चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, ये कहा जा रहा है कि उनकी माँ जो थी वो उनका जो संबंध था या फिर उनके जो रिलेशन थे, उनका जो झुकाव था वो पाकिस्तान की तरफ था। और मुझे लगता है कि ये नई सरकार है, इनको बहुत चीजों की जरूरत पड़ेगी और जरूरत पड़ेगी उसके लिए भारत हमेशा तैयार रहता है उनके सहयोग के लिए बांग्लादेश को। तो मुझे लगता है कि अगर वो अपनी जनता को या फिर अपने देश को आगे बढ़ाना है या फिर वहां पे लोकतंत्र को मजबूती से रखना है तो भारत की जरूरत पड़ेगी उन्हें। और मुझे यही उम्मीद है कि इस जरूरत को समझते हुए भारत के साथ उनका अच्छा संबंध रहे और अच्छे तरीके से वो लोकतंत्र को बनाए रखे, और खास करके जो हमारे हिंदू भाई अल्पसंख्यक हैं वहाँ उनकी सुरक्षा हो। भारत यही चाहता है और विपक्ष भी यही चाहता है। ठीक है, ओके, ये बेहद महत्वपूर्ण है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं अब सामने आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी भी स्वागत कर रही है। लेकिन संदीप चौधरी जी की तरफ मैं बढ़ूंगा, राजनीतिक विश्लेषक है, और बता दें आपको कि हमारे साथ संजीव जी भी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार। सर आपका भी स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं, संदीप जी की तरफ मैं बढ़ूंगा। संदीप जी, आवामी लीग, जब भी भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की बात होती है तो आवामी लीग, शेख हसीना के पार्टी, शेख हसीना जी की बड़ी बात होती है। लेकिन अब वो इस बार तो चुनाव ही नहीं लड़ पाए। अब ऐसे में आवामी लीग अब जो बीएनपी सरकार बना रही है, इन दोनों की भारत नीति में वैचारिक अंतर है क्या, और कितनी उम्मीदें हम करें बीएनपी से आवामी लीग के तुलनात्मक? समझना चाहूँगा आपसे सर। संदीप जी। देखिए आशीष जी, जिस तरीके से हम आज बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, आवामी लीग मुख्य पार्टी थी, आवामी लीग की वहां पर सरकार चल रही थी, शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, ये सबको मालूम है। और शेख हसीना की पढ़ाई लिखाई भी हिंदुस्तान के अंदर हुई थी, बंगाल में हुई थी, और उनका एक विशेष लगाव भी यहाँ से रहा। इसीलिए आपने देखा जब उनके ऊपर मुसीबत आई तो उन्होंने हिंदुस्तान का रुख किया, दुनिया के और किसी देश का रुख नहीं किया। तो इससे पता चलता है उनके हिंदुस्तान में कितना विश्वास था। और जो हम बात कर रहे हैं तारिक रहमान की या इनकी माताजी की, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, उनका झुकाव लगातार पाकिस्तान की तरफ रहा है या चाइना की तरफ रहा है। वो ठीक ऐसे ही था जैसे भारत में जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उनका झुकाव और लगाव रूस के साथ ज्यादा रहता था, और जो मौजूदा सरकार है मोदी जी की, उनकी दोस्ती ट्रंप साहब से हुई, अमेरिका से हुई, आज हमारी डील भी अमेरिका के साथ हो रही है। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है राजनीतिक दलों की अपनी अपनी सोच होती है
लेकिन मुझे ये लगता है जिस तरीके से अभी मोदी जी ने एक विदेश का दौरा किया था, वहां अनवर साहब से उनकी दोस्ती है, वो प्रधानमंत्री पहले बनने से पहले की उनकी दोस्ती है, और दुनिया के तमाम बड़े लोगों से उनकी दोस्ती है, तो तारिक रहमान से भी उनकी दोस्ती होगी और बांग्लादेश और हिंदुस्तान के रिश्ते अच्छे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक, ओके। संजीव जी, सर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है बीएनपी, इनकी सरकार बनने से, इनकी जीत से, तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने से भारत बांग्लादेश के रिश्तों में कितने बड़े बदलाव आने की आशंका है, क्या संभावना है, क्या उम्मीदें, किस प्रकार से बतौर एक विदेश मामलों का जानकार आप बता पाएंगे सर? संजीव जी। देखिए आशीष जी, भारत और बांग्लादेश के जो आने वाले समय में जो संबंध है उसमें मैं बेहतर उसे होने की आशा करता हूं। और आज जो बांग्लादेश के इलेक्शंस के रिजल्ट सामने आए हैं, ये बांग्लादेश में जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली ये ताकतों की विजय है। बांग्लादेश की जनता ने इस बात को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि बांग्लादेश में जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनका गहरा विश्वास है। और ये जो आज का रिजल्ट है, ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त जो ताकतें बांग्लादेश में हैं, उनकी एक करारी हार है। ये पाकिस्तान के डीप स्टेट की भी करारी हार है। अन्य जो महाशक्तियों के डीप स्टेट एलिमेंट जो बांग्लादेश को अपने ग्राउंड के तौर पर बनाने की साजिशें रच रहे थे, ये उनकी भी हार है। और आज का ये जो दिन है वो बांग्लादेश के लिए एक नई शुरुआत लेकर के आया है, एक नया सवेरा लेकर के आज का सुबह का जो समय था वो लेकर के आया। और तारिक रहमान जो कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उनके ऊपर बांग्लादेश की जनता ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। और पिछले 1.5 वर्षों से भी ज्यादा समय से जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा, अराजकता, उत्पात और हमारी जो हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जो हमले हैं और भारत के विरुद्ध अनेक तरीके की साजिशें हैं वो रची गई, उससे अब बांग्लादेश को बाहर निकालने की जो जिम्मेदारी है वो तारिक रहमान की है। तारिक रहमान की जाहिर है कि ये जिम्मेदारी होगी कि वो बांग्लादेश में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और संपन्नता के लिए कार्य करें और वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनाएं। और उसके लिए बेहद आवश्यक होगा कि जो बांग्लादेश के जो भी वहां पर साजिश करता है उनके खिलाफ वो सख्त कार्रवाई भी करें। और विशेष रूप से जो हमारी हिंदू कम्युनिटी बांग्लादेश की है, जो कि हाल के समय में एक गहरे तरीके से ये रहमान की वापसी के साथ ही सर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ओके, ये रहमान की वापसी के साथ ही बांग्लादेश में क्या भारत सरकार ये भांप चुकी थी कि चीज़ें बदलने वाली हैं, किस ओर झुकाव है, क्या चीज़ें? क्योंकि हमने डिप्लोमेसी देखी थी, हमने देखा था किस प्रकार से इनकी माताजी के निधन के बाद में प्रधानमंत्री मोदी का वो शोक संदेश भेजवाना या वहाँ पर उनके अंतिम संस्कार में जाकर हमारे विदेश मंत्री का शामिल होना, क्या उस और इशारा था कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, तमाम चीज़ें हम पहले की तरह करना चाहते हैं? मैं उस पर भी आपसे समझूंगा उसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। लेकिन अमित जी, जब बात आवामी लीग की होती है तो हमको पता है कि आतंकवाद के खिलाफ क्या गजब का सहयोग मिलता था पहले। क्या उम्मीद करें कि जैसा शेख हसीना के दौर में आतंकवाद के टूवर्ड्स, क्योंकि हमारा तो 0 टॉलरेंस वाला मामला है आतंकवाद पर और हम पूरी दुनिया में आतंकवाद को एक्सपोज करते हैं, अब ऐसे में ढाका क्या कहूँ मैं, बांग्लादेश जिससे हम 4000 किलोमीटर की सीमा जो है शेयर करते हैं, अब उनसे मौजूदा सरकार से क्या हम ये उम्मीद करें कि आतंकवाद के खिलाफ हमको वही सहयोग मिलेगा और हम कूटनीतिक रूप से उनको उस तरफ झुकाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या इसको किस प्रकार से इस बाबत मैं समझूं? अमित जी, इस चीज का विश्लेषण देखें तो आज का जो बांग्लादेश है, 71 के बाद का बांग्लादेश और 2024 के बाद का बांग्लादेश में फर्क है जी। और जो जिस रिलेशनशिप की आप बात कर रहे थे, जो सहयोग हमें पहले मिलता था, क्या वो सहयोग अभी भी कंटिन्यूड रहेगा? इस पे एक देखिए, डिप्लोमेटिक चैनल्स तो खुले हुए हैं, लेकिन प्योर यस और नो में इसका आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि इस बार 71 के बाद से इन 50 सालों में वहां पर आईएसआई ने अपनी पैठ बनाई है। जिस भूमि को हम 71 में जीत कर वहां पर जो सत्ता का पलटने का काम किया और वहां पर हमारी फ्रेंडली एक सरकार बनी, उसका इस्तेमाल नहीं किया हमने और उसको एक तरीके से अबैंडन छोड़ दिया। वहां पर स्थिति ये हुई कि वहां पर आईएसआई ने अपनी पैठ बनाई, वहां पर सीआईए को एक तरीके से एक खुला मैदान मिल गया,
तो इन सारी ताकतों ने जब वहां पर भारत विरोधी बीज 50 सालों से बोया है, जिसका हमने नमूना देखा 2024 में किस तरीके से वो शेख हसीना को वहां से भगाया गया और भारत के खिलाफ नारे लगे, हिंदुओं पर अत्याचार हुए, वो इसी वजह से हुए क्योंकि वो भारत के पक्ष में उनका झुकाव रहता था। तो निश्चित तौर पर अभी की दिशा निर्देश क्या होंगी, उनकी पार्टी किस तरीके से चलेगी, उसके कैबिनेट में कितने कट्टरपंथी अपना जगह बनाते हैं, ये सारी चीजें देखने वाली बात होती है। और जहां तक अभी संदीप जी कह रहे थे कि पूर्व के सरकारों का, भारत के पूर्व के सरकारों का रशिया की तरफ झुकाव था, अभी ट्रंप की तरफ झुकाव है, तो हमारा जो झुकाव है वो सरकार नहीं बनाती है, वो हमारी रणनीति बनाती है। बहरहाल मैं रशिया की तरफ का जो झुकाव था, मित्रोकिन्स आर्काइव में तो हमने देखा है कि रशिया ने किस तरीके से पूरे पूर्व के सरकारों का लेखा जोखा दिया है। खैर मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो भी डिसीजंस होता है वो डिप्लोमेटिक एक पॉलिसी के तहत होता है, ना कि सरकार के मर्जी से होता है। तो अभी देखते हैं आगे आगे क्या होता है, लेकिन हमारी उम्मीद तो यही है कि ये वो जो एक सहयोग था, एक कोलैबोरेशन था टेररिस्ट पर, आतंकवाद पर, इन सहयोगों को लेकर लगा जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी हर मंच से ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, अभी मलेशिया में जब वो थे तभी भी उन्होंने यही कहा कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म। तो इस नीति को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी नीति को हम बांग्लादेश के सामने भी रखेंगे। उम्मीद यही करते हैं कि उनका सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अगर नहीं मिला तो ये आज का भारत जवाब देना भी जानता है और उस हिसाब से उनको जवाब भी दिया जाएगा। क्या ये कहना अमर जी गलत होगा कि पड़ोसी देशों में भारत का प्रभाव कमजोर हुआ है और शायद इसीलिए पाकिस्तान और चीन की इतनी ज्यादा दखल बढ़ी है बांग्लादेश में? इस वाक्य के प्रति आप किस प्रकार से इसको देखेंगे, जरा मुझे समझाइए। क्या ये माना जाए कि ये विदेश नीति उस लेवल की नहीं हुई जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान की दखल दिन पे दिन बढ़ती चलेगी बांग्लादेश में, विशेष तौर पर अब जब यूनुस की अंतरिम सरकार चली तब? क्योंकि हमने देखा किस प्रकार से हम वेट एंड वॉच की स्थिति में बने रहे पूरे समय और तांडव होता रहा वहाँ। देखिए आसिफ जी, देश में कुछ बेहतर हो, क्योंकि हम पड़ोसी बदल नहीं सकते हैं। पड़ोसी हमारा हमेशा साथ ही रहेगा, चाहे वो बेहतर हो चाहे बुरी स्थिति में हो। अगर पिछले 11 साल या 12 साल की अगर आप रिकॉर्ड को अगर देखें तो मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं या मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप खुद इस पे आकलन कर सकते हैं। और हमारे पैनलिस्ट जो भी बैठे हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक के जानकार है, विदेश मामलों के जानकार है, वो खुद इस बात को समझते हैं कि पिछले 11-12 सालों में जो हमारा पड़ोसी है उससे हमारे संबंध बेहतर नहीं हुए, नहीं रहे, चाहे कि गलती जो भी हो, या फिर उसको कहे कि हमारा जो प्रोसेस करने की जो तरीका है उसमें खामी हो, या फिर हो सकता है कि सामने वाले के नहीं सर, अब पड़ोसी लाकर यहाँ पे आतंकवाद फैलाएगा तो सर कैसे संबंध अच्छे होंगे ना, ये भी तो समझ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। आतंकवाद पर कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई भी नहीं करेगा, कोई भी देश नहीं करेगा, और विपक्षी भी नहीं कहेगा कि आप आतंकवाद के मामले में जो है आप बेहतर करें, लेकिन संबंध आपको बेहतर ही बनाना पड़ेगा। रही बात जो अभी स्थिति उत्पन्न हुई है खास करके बांग्लादेश को लेकर के, अगर आप बांग्लादेश को देखें, मुझे लगता है कि मैन टू मैन राजनीतिक डिफर करता है, या फिर जो व्यक्ति होता है उसके अनुसार जो श्रेष्ठ होता है उनके अनुसार रणनीति तय किए जाते हैं। युवा नेता है, युवाओं में रहे हैं, छात्र नेता भी रहे हैं, मुझे लगता है कि ये समझदारी से काम करेंगे, क्योंकि आप अगर एक ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान का, तो भारत के खिलाफ इससे पहले उनका गलत रिकॉर्ड था। चाहे आप गंधार का मामला देख लें या फिर कई तरह के आतंकवादी को सहयोग या सपोर्ट करने की बात देख लें, लेकिन आज की स्थिति अगर देखें तो उसका बेहतर स्थिति हमारे साथ है, क्योंकि हमने उनको बेहतर सपोर्ट किया है। वही मैं उम्मीद करता हूं कि जो बांग्लादेश में नई सरकार, नई युवा की सरकार बनने जा रही है, नए प्रधानमंत्री बन रहे हैं और भारत के साथ वो बेहतर करेंगे। मुझे लगता है कि उनको भारत के साथ अच्छे सहयोग करने में, बेहतर स्थिति में, या फिर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में उनको भारत के साथ अगर सहयोग करने में उन्हें फायदा होगा, उन्हें मदद मिलेगी। अगर वो इस तरह की स्थिति को उत्पन्न करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको ही नुकसान होगा, भारत को इसमें नुकसान होने वाली नहीं है। भारत सरकार को भी यह तय करना है कि हमारे जो पड़ोसी हैं उसके साथ किस तरह से हम बेहतर संबंध करें। भारत लगातार ये कोशिश करेगा कि वहां जो हिंदू है अल्पसंख्यक, उनका सुरक्षा मस्ट है। ओके, आप बने रहिएगा
हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक से लौटेंगे तब संदीप चौधरी जी से जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो बांग्लादेश में बीएनपी को 2/3 बहुमत और जो जमात की उम्मीदें थीं वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी हैं और नई सरकार का गठन होने जा रहा है। आज हम इसी की बात कर रहे हैं। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है और मैं बिना किसी देरी के जो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है संदीप जी, उनकी तरफ मैं बढ़ूंगा और संदीप जी से समझना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है आंतरिक राजनीति जो रहेगी यहाँ से सर बांग्लादेश की, उसमें कट्टरपंथी संगठन जो है विशेष तौर पर जमात, उन्होंने सीटें जीती हैं विशेष तौर पर चिकन नेक वाले एरिया में बताया जा रहा है। अभी तो एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं आया कितनी सीटें उधर जीती उन्होंने, लेकिन उधर उनका प्रभाव रहा है। अब ऐसे में उनकी भूमिका बीएनपी की सरकार रहते हुए क्या रहेगी और ये कितना बड़ा खतरा हमारे लिए है, उनका बढ़ता प्रभाव, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा संदीप जी। देखिए आशीष जी, जिस तरीके से जमात की बात है या कट्टरपंथी की बात है, तो कट्टरपंथ चाहे बांग्लादेश की बात कर लीजिए कट्टरपंथ में, चाहे आप पाकिस्तान की बात कर लीजिए, चाहे हिंदुस्तान में भी कट्टरपंथी लोग हैं। ऐसा कोई देश नहीं है जहां हर तरीके का टेस्ट नहीं है, वहां पे विरोधी भी होंगे, पक्ष के लोग भी होंगे, कट्टरपंथी भी होंगे। अभी हमें ये देख लें हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। जिस तरीके से हमने जब चीन से दोस्ती की और चीन के राष्ट्रपति यहाँ पर आए तो हमारे देश की मीडिया कई लोगों ने कहा अमेरिका थर-थर कांप रहा है। इसी तरीके की हमें कुछ स्ट्रेटेजी लाने की जरूरत है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ आए तो पूरे हमारे पड़ोसी मुल्क थर-थर कांप रहे थे। अब मुझे लगता है तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तारिक रहमान का सबसे पहला दौरा या तो हिंदुस्तान का होना चाहिए या फिर मेरे ख्याल से अभी नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ही बचे हैं दुनिया में जिनसे मोदी जी नहीं मिले हैं, तो मोदी जी को सबसे पहला दौरा अपना मार लेना चाहिए बांग्लादेश का और हाथ मिलाना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब तुम बहुत छोटे बच्चे थे, तुम्हारी माता जी से, और तुम्हारी आजादी में हिंदुस्तान का कितना बड़ा योगदान रहा है। उन्हें बताना चाहिए, उन्हें याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये विदेश में थे कि कांग्रेस सरकार ने किस तरीके से पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे, तुम्हारे देश का उदय किया था। तो हिंदुस्तान और तुम्हारी तो बहुत पुरानी दोस्ती है, इस दोस्ती को हम मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। ठीक, ओके संजीव जी, क्या नई सरकार को देखते हुए, इस बदलाव को देखते हुए भारत को अपनी रणनीति, अपनी कूटनीति में तत्काल बदलाव की आवश्यकता महसूस हो रही है क्या बांग्लादेश के टुवर्ड्स अब तक जो चीजें रही हैं उसको देखते हुए? नहीं, अभी तो आज सरकार बनी है और सरकार को अभी कार्य करने दीजिए और ये सरकार से हम आशा यही करते हैं कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जैसा कि जो कि भारत के हितों के विपरीत होगा और जो पिछली जो हिंसा, अराजकता, उत्पात और जो जिस तरीके का लोकतंत्र की जो प्रक्रियाएं हैं उनका जो क्षरण हुआ था उसको वो दूर करेंगे। और हम ऐसी आशा भी करते हैं कि जो बांग्लादेश की जो हिंदू कम्युनिटी जो कि लगातार वहां पर कट्टरपंथियों के द्वारा प्रताड़ित है, टारगेटेड है, उसके खिलाफ भी वो कदम उठाएंगे। और जाहिर है कि भारत तो यही आशा करेगा कि ये जो बांग्लादेश की जो तारिक रहमान के नेतृत्व की सरकार है वो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरीके से पूरा करेगी। वो मोहम्मद यूनुस की तरीके से नहीं होगी कि जिनका की प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रहा। तो ऐसे में और भारत की सरकार पहले से ही संपर्क में बीएनपी के साथ है। हमारे विदेश मंत्री सी एस जयशंकर ने खालिदा जिया जी के निधन के बाद वहां पर यात्रा भी की थी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक शोक संदेश भी, एक पत्र भी दिया था। तो भारत की आशा तो यही होगी और अभी हमें कुछ समय का इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जो हमलों को लेकर के पहले से ही हमने अपनी गहरी चिंताएं व्यक्त की हैं। बांग्लादेश के उच्चायुक्त को भी तलब किया गया, अनेक सांकेतिक कदम भी उठाए गए। लेकिन अब समय आ गया है कि ये जो बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी पर हो रहे जो हमले हैं उसको रोकने के लिए अब एक चीज और है, इसी में एक चीज और जोड़ दीजिए। अब तक जो अंतरिम सरकार चल रही थी उसकी और अब जो सरकार बनने जा रही है, भारत ऐसा क्या था तब नहीं कर पा रहा था और अब कर पाएगा? देखिए आशीष जी, मैं आपको ये जैसे कि मैंने कल भी आपके शो में इस बात को कहा था कि भारत की सरकार इस बात को अच्छी तरह से जान रही थी और समझ रही थी कि ये जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी हैं वो हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करके वो पूरे बांग्लादेश के इलेक्शंस को सांप्रदायिक आधार पर बांटने कर वहां के समाज को बांट करके अधिक से अधिक लाभ उठाने की वो साजिश के तहत वो हमले किए जा रहे थे। साथ ही साथ एंटी इंडिया नैरेटिव और एंटी इंडिया रेटोरिक का इस्तेमाल करने के लिए भी हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा था ताकि भारत कोई कदम उठा ले और उसके बाद जमाते इस्लामी बांग्लादेश घूम घूम करके पूरे बांग्लादेश में चिल्लाए कि देखो अब भारत हमला करने वाला है, तब हमला करने वाला है।
और ऐसे में वो उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते थे। भारत ने वो करने नहीं दिया। भारत ने बहुत ही सूझबूझ से और बड़ी ही संयमित तरीके से सारी स्थितियों को देखा और उसका परिणाम ये हुआ कि ये जो कट्टरपंथी हैं उनकी करारी हार हुई है। वो जो है बुरी तरीके से परास्त हुए हैं। पाकिस्तान की जो साजिशें हुई हैं वो भी उनकी भी एक डिफीट है। और जो भी इस तरीके के एंटी इंडिया रेटोरिक और नैरेटिव इत्यादि की साजिशें रच रहे थे, सब के सब जो है आज पराजित अवस्था में है। तो लेकिन अब जब सरकार अब नई बन गई है तो ऐसे में भारत ये अपेक्षा करेगा कि हिंदू कम्युनिटी के ऊपर हमले ये रोके और हम ये जरूर जैसे कि तारिक रहमान ने कहा भी था जब वो लंदन से वापस आए थे कि वो सभी को साथ में लेकर के चलेंगे और सभी का ध्यान रखेंगे। तो ऐसी आशा है कि वो अपनी कही गई बातों पर अमल करके दिखाएं। ठीक है अमित जी, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का जो मुद्दा है, क्या ये माना जाए कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है इस बदलाव के साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है वहां पर हिंदुओं की सुरक्षा का ये जो मुद्दा है वो माना जाए? अमित जी। निश्चित तौर पर आशीष जी, और मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि जो तारिक रहमान अभी जो वहां पर वहां की कारभार को संभालेंगे जी, वो जब लंदन गए थे तो वो जब एक्चुअली गए नहीं थे, वो भागे थे वहां से, तो उन पर करप्शन के चार्जेस थे। और जब वो अभी वापस आए हैं तो वो किस भूमिका में होंगे, क्या वो प्रतिशोध की भूमिका में होंगे, किस भूमिका में होंगे, वो तो एक देखने वाला विषय है। लेकिन अभी संदीप जी जिस तरीके से कह रहे थे कि भारत को ये कहना चाहिए कि हमने तुम्हारे देश के 2 टुकड़े किए और आपकी माताजी का जो उनकी माताजी का कोई सहयोग नहीं था, मैं उनको स्पष्ट कर दूं, शायद जानकारी की थोड़ी कमी है। लेकिन जो अगर आप ये कहेंगे कि बांग्लादेश को बनाने में अगर आप कांग्रेस के हाथ को मानते हैं तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आज जो हमारे सामने नया पाकिस्तान खड़ा हो चुका है बांग्लादेश के रूप में, इसको भी बनाने का जो श्रेय है वो कांग्रेस को जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मीठा मीठा गप गप कर ले और कड़वा कड़वा थू थू कर ले। आपको वहां पर इंटरवीन करना चाहिए था 71 के बाद, आपको वहां पर अपने एसेट्स को स्ट्रांग करना चाहिए था, आपको वहां पर उस तरीके से डिप्लोमेसी बढ़ानी चाहिए थी। ये सब हमने नहीं किया, इस चीज को मानना चाहिए और ये फेलियर हुआ है। लेकिन आज जब कर्तव्य भवन से जब फैसले होंगे, जब सेवा तीर्थ से जब फैसले निकलेंगे, तो निश्चित तौर पर आप ये मानकर चलिए कि वो भारत के हितों को, वहां के अल्पसंख्यकों को के हितों को किस तरीके से सुरक्षित किया जाए। भारत अगर देखिए पाकिस्तान के साथ एक सिंदूर का ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है, ऑपरेशन सिंदूर का अभी ये कंटिन्यूड है, और वो जो भी देश इसके हमारे उसके हितों के साथ अगर मान लीजिए उसमें टकराव की स्थिति में आते हैं तो निश्चित तौर पर वो कंटिन्यूड रहेगा, चाहे वो बांग्लादेश अमर जी को, ठीक है, अमर जी को जवाब देना चाहते हैं आपकी बात पे। अमर जी, अमर सिंह कांग्रेस प्रवक्ता। अमित भाई भूल गए कि 2 नेशन का थ्योरी देने वाला इन्हीं के लोग हैं। मैं पुरानी बातों को इस मौके पे नहीं देना चाहता था, लेकिन 2 नेशन की थ्योरी देने वाले इन्हीं के लोग हैं। और इन्हीं के लोग जो हैं अंग्रेज के साथ मिलकर के भारत का जो भारत का विभाजन पहली बार कब आई थी ये बताइए। फिर 2 नेशन का 37 में हुआ, फिर गोलवालकर ने कहा था, सबसे पहले 37 में गोलवालकर ने अपने में कहा था। आप चिंता मत कीजिए, जो अभी मामला कुछ और है, मामला कुछ और के मत जाइए। आपको जानकारी की लग रहा है? नहीं, किसी को जानकारी नहीं, संजीव जी को भी जानकारी नहीं है, हमको भी नहीं। सबसे बड़ा विद्वान अभी बैठे हुए यहाँ पे। बिल्कुल, अभी जानो, आप जान लो, आप बिल्कुल नहीं हो। अरे आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके और कुछ नहीं किए हो। आप मुझे बता दो, बांग्लादेश में इतने हिंदुओं के मारे अब तक क्या किए हो? आप कुछ किए हो क्या? बता दो, कुछ किए हो तो क्यों नहीं किया गया? डिप्लोमेटिक चैनल वहां पर संदेश पर डिप्लोमेसी नहीं किया आप। अरे भाई साहब, आप बजाते हो बैठ करके आप 50 साल तक आप जो काम करने आए हो कर तो नहीं पाए हो। अभी झूठ सच जो बोल रहे थे ये तो बताइए। 2 नेशंस का थ्योरी देने वाला कौन है सबसे पहले? आज वहां पर 2 नेशंस के थ्योरी देने वाला कौन है? और संजीव जी को कहते हैं जानकारी की कमी है। चलिए, बांग्लादेश ओके, एक फाइनल कमेंट संदीप जी का लूंगा मैं। नहीं, आप तो ये तूतू मैं शुरू हो गई सर, ये अच्छी चर्चा चल रही थी, वो तूतू मैं चालू हो गई। संदीप जी जल्दी से समाहित करिए, फिर मैं क्लोज कर रहा हूँ। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं आशीष जी, राजनीति में कई बार राजनीतिक दल बदलते हैं। मुझे तो इतना पता है, अमित तिवारी जी के जो दादाजी थे वो कांग्रेस के बड़े नेता रहे, नारायण दत्त तिवारी जी के बहुत नजदीकी थे और बहुत बुलंदी से वो काम कर चुके हैं।
जहां तक बांग्लादेश की बात आती है, बांग्लादेश का क्रेडिट ना मैं राजपूतों को दे रहा हूं ना जाटों को दे रहा हूं, वो ब्राह्मणों की ठीक एक है सर, लड़की थी, ओके सर, एक लड़की थी इंदिरा गांधी, उसने ये काम करके दिखाया था। तो ठीक है संदीप जी, मेरे पास समय सीमित था, आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार चर्चा में शामिल होने के लिए। तो क्या प्रभाव रहेगा साउथ एशिया में, अभी यहाँ से आगे वो तमाम चीजें जो है वो देखने वाली होंगी, क्योंकि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया है। इस डिबेट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब आपको आगे दिखाएंगे मुंबई को मिला देश का पहला मेलोडी रोड, अब सड़क पर बजेगी देशभक्ति की धुन। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ विदेशी निवेश, दावोस में हुए 75% समझौतों का उद्योगों में रूपांतरण और अन्य समाचार सुदर्शन न्यूज के हमारे विशेष कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में।